नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट के जो आपका सबसे लेटेस्ट में पेपर हुआ था 2020 को 8/1/2020 को, उसके अलग-अलग पोर्शन वाइज हम सॉल्यूशन जो है वो करा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले के तो हम ऑलरेडी सब करा चुके हैं। एक-एक वीडियो में हमने पूरा-पूरा पोर्शन करा रखा है। नहीं देखा हो तो अलग से प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे बाल विकास सेक्शन के 30 प्रश्न जो आपके आते हैं, उनका सॉल्यूशन। इससे पहले हमने जो वीडियो देखा था साइड में आई बटन, पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मानव विकास का प्रारंभ जो है वो होता है पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से या फिर गर्भावस्था से। यही वो प्रश्न था जो हमने एक क्लास में भी पूछा था और आपको बताया था कि जो मानव विकास का प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से ही हो जाता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है मानव विकास। तो आपका यही डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास और वृद्धि में डिफरेंस भी आपको मैंने क्लियर किया था। दूसरा प्रश्न है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। एक ना एक पुस्तक अवश्य जो है आपसे पूछ ली जाती है। तो BF स्किनर, RM गैने या फिर IV पावलाव या फिर थांडाइक। बताइए द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन ABCD में से तो ये पुस्तक जो है रॉबर्ट M गैने जो है इन्होंने लिखी है। बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। 8 प्रकार की अधिगम जो परिस्थितियां हैं उसका वर्णन जो है इस पुस्तक में रॉबर्ट M गैने ने जो है वो किया है। गैने ने ये भी बताया था कि प्रथम या अधिगम को लेकर ये आप याद रख सकते हैं कि अधिगम को लेकर इन्होंने बताया था कि सभी अधिगम परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं। इसलिए इन्होंने अधिगम को 8 प्रकार या 8 श्रेणियों में जो है वो विभक्त किया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ये कथन जो है वो किसका है। स्टेनले हॉल का, सिम्पसन का, क्रो एंड क्रो का या फिर जरसील्ड का। तो मैंने क्लियर तरीके से पहली वाली क्लास में कहा था कि ये कथन इंपॉर्टेंट बहुत है, पूछा बहुत जाता है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो स्टेनले हॉल का जो है ये कथन है। तो बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, हमला इस टाइप की अवस्था के रूप में इन्होंने संबोधित किया था। यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है क्रो एंड क्रो। इनकी भी डेफिनेशन काफी पूछी जाती है, जो मैंने आपको पहली वाली क्लास में डेफिनेशन बताई थी, उनको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है चौथा कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना जो है वो समय लगता है। 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट या फिर 36 मिनट। तो बताइए सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितने मिनट का समय जो है वो लगता है। सूक्ष्म जो शिक्षण है वो एक प्रयोगशालीय या वैश्लेषिक विधि आप कह सकते हैं, जिसके माध्यम से जो अध्यापक होते हैं उसमें शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं, छात्र अध्यापक जो है उनमें। तो आंसर की बात करते हैं तो 36 मिनट आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय प्रतिमान में कुल समय। पांचवा प्रश्न है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो ये कथन जो है वो किसका था। हॉलिंगवर्थ का था, रॉस का था, स्किनर का था या गेट्स व अन्य का था। मैंने बताया था ना कि एक ना एक कथन आपसे अवश्य पूछा जाता है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर गेट्स और अन्य जो है वो सही होगा। इन्हीं के द्वारा ये जो डेफिनेशन है वो दी गई थी कि अधिगम जो है, अधिगम वक्र जो है उसको डिफाइन किया था इन्होंने इस डेफिनेशन में। उसी के संदर्भ में ये की डेफिनेशन हो जाएगी। छठा प्रश्न आपका है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र की समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है एक छात्र को, तो उसे बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए या बच्चे को दंड देना चाहिए। तो बेहद ही आसान सा प्रश्न है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सीटेट में। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे बच्चे को परामर्श देना चाहिए। बेहद ही आसान सा है। और वैलेंटाइन जो है उन्होंने एक डेफिनेशन भी दी थी कि समस्यात्मक बालक जो शब्द है उसका प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। सातवां प्रश्न आपका है पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, मानसिक विकास से या शैक्षिक संस्थानों के विकास से।
और पाठ्य सहगामी जो गतिविधियाँ होती हैं ना, वो एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो आप कहेंगे कि मुख्य पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में काम करता है। पूछा क्या गया है कि जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ होती हैं, यानी कि केवल पढ़ाई नहीं, एक्स्ट्रा जो करिकुलर आप जोड़ते हैं ना कि बच्चे जिसमें अधिक से अधिक तरीके से सोच सकें, उनका सृजनात्मकता जो लेवल है वो विकसित हो सके, तो वो आपका पूछा गया है संबंधित किससे होता है? तो किसी पर्टिकुलर वो विकास से संबंधित ना होकर के सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है। पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 8वाँ प्रश्न आपका पूछा गया है, इनमें से किसने जो अधिगम सिद्धांत है उसका प्रतिपादन नहीं किया? स्किनर या फिर बीएस ब्लूम या थॉर्नडाइक या फिर कोहलर? तो बताइए इनमें से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो नहीं किया? आंसर की बात करते हैं तो जो ब्लूम थे इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो नहीं किया था। बाकी आपके स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर ये सभी जो है वो आ जाएँगे। जो स्किनर है उनका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है जो पूछा जाता है, और स्किनर जो हैं वो आपके कब दिया था उन्होंने सिद्धांत? तो 1938 में दिया था, वो भी आप याद रख सकते हैं। और थॉर्नडाइक जो हैं इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो आप याद रख सकते हैं। और आपका जो कोहलर थे इन्होंने जो है चिंपैंजी और बंदर जो है उन पर प्रयोग किए थे, तो वो आपका कोहलर जो था इनके किस पर जो प्रयोग किया था उसका नाम क्या था, उस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो सुल्तान नामक जो चिंपैंजी था उस पर प्रयोग किया था। आंसर यहाँ पर ब्लूम आपका सही होगा। 9वाँ प्रश्न है कि शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य होता है? बालक का विद्यालय ना जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, या फिर बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना। तो मैंने क्या कहा था, अवरोधन में जो वर्ड है अवरोध, इससे आप समझ सकते हैं क्या होता है, रुकावट पैदा करना, यानी कि कोई बालक हो 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रह रहा है, तो वो आपका अवरोधन होता है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला 10वां प्रश्न है, इनमें से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल या उद्दीपन परिवर्तन कौशल? सभी प्रश्न इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, तो जो इंग्लिश में पढ़ना चाहें इंग्लिश का जो है वो भी पढ़ सकते हैं। तो बताइए प्रस्तावना कौशल आंसर की बात करते हैं तो सही हो जाएगा। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा, जिसमें पूर्व ज्ञान का जो परीक्षण है वो जो है वो आता है। प्रस्तावना जो कौशल है इसका संबंध होता है पाठ को स्टार्ट करना, शुरू करना। इसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर जो नवीन ज्ञान है उसको आप कह सकते हैं जोड़ते हैं। उसके आधार पर अगला जो चैप्टर है वो डिसाइड करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 11 कि किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? तो बताइए हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? स्पीयरमैन, जॉन मेयर, गार्डनर या फिर गोलमैन? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? बहुविमात्मक प्रज्ञा कह लीजिए या बहुबुद्धि का सिद्धांत कह लीजिए, दिया था गार्डनर ने। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि का स्वरूप होता है ना वो एकांकी नहीं होता है, बहुकारकी होता है। तो आपका ऑप्शन गार्डनर सही होगा। 12 प्रश्न था, डिसलेक्सिया में ये करने में कठिनाई होती है, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में या फिर पढ़ने वर्तनी में? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से डिसलेक्सिया कौन सा सही होगा? तो बहुत बार मैंने आपको ये ट्रिक बताई है कि एक पर्टिकुलर कोई चीज़ लिखी हुई है, उस पे लक्स साबुन जो है आप रगड़ दीजिए तो क्या आप उस चीज़ को पढ़ पाएँगे? नहीं पढ़ पाएँगे। तो डिस्लेक्सिया में भी देखिए वर्ड लक्स आ रहा है, तो उससे ही आप पढ़ना जोड़ सकते हैं। तो पढ़ने या वर्तनी में आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 13 प्रश्न आपका, इनमें से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक जो है उसको निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आपका प्रश्न में यही तो पूछा गया था कि शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है, तो बस यही आपका नेगेटिव थॉट है, यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। सीखने में जो अक्षम है उनको अतिरिक्त समय देना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि कक्षा में जो छात्र हैं उनको प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल। रोक देना चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अनुमति नहीं देना चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। और हतोत्साहित करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। हतोत्साहित आपका प्रोत्साहित का अपोजिट होता है,
तो उनको गिराना बिल्कुल नहीं चाहिए। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर प्रेरित करना चाहिए, सही हो जाएगा। 15 प्रश्न कह रहा है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से या फिर आपका शारीरिक विकास से। वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए, लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार और भी जितने पोर्शन है उनका भी हम सॉल्यूशन साथ में ही आपको कराते हुए चलेंगे। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। वीडियो को शेयर भी अवश्य करते रहिएगा जितने भी यूपी टेट के छात्र जो है वो परीक्षा देंगे। तो आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन यहाँ पर शारीरिक विकास जो है, जब वृद्धि की बात होती है, मैंने बताया था आपको कि जब वृद्धि की बात होती है तो किसकी बात होगी, शारीरिक विकास। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 16 कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये किसने कहा है। देखिए यहाँ पर एक और डेफिनेशन पूछी गई थी, गिलफोर्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो या वुडवर्थ। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। आंसर की बात करते हैं तो ये डेफिनेशन है गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड ने कहा था ये कथन। और अधिगम की और भी परिभाषाएं हैं जिसमें अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर की डेफिनेशन है जो कि आपसे पूछी जा सकती है। और वुडवर्थ की डेफिनेशन है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं जो हैं उसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही जो है वो अधिगम है। क्रो एंड क्रो जो है इन्होंने कहा था आवर्त आदत ज्ञान और अभिवृत्ति जो है उसका जो अर्जन है वही जो है वो अधिगम है। गेट्स और अन्य जो है उन्होंने कहा था कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन है वही जो है वो अधिगम है। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो हो सकता हो अगले आपके पेपर में पूछी जाए। 17 प्रश्न आपका है, सूची ए और बी दे रखी है और सही मिलान करना है। ब्रूनर, आसुबेल, ग्लेजर और गार्डन, इस टाइप से चार नाम हैं। किससे संबंधित हैं वो आपको बताना है। तो ब्रूनर जो है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, इससे संबंधित है, यानी कि आपका जो ए है ये मैच हो जाएगा फोर्थ वाले से। तो ये जो है इस टाइप से फोर्थ वाले से मैच हो जाएगा। फिर आपका जो आसुबेल है ये संबंधित है अग्रिम संगठक से, जो कि आपको थर्ड वाले में दे रखा है। तो ये जो है इस टाइप से मैच हो जाएगा। ग्लेजर जो है ये बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। तो ये फर्स्ट वाले से मैच हो जाएंगे। बचे गार्डन जो कि आपके साइनोटिक्स शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है, यानी कि सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। इस टाइप से आंसर की बात करते हैं तो डी वाला आपका सही होगा, फोर, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। फोर, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, इस टाइप से आपका क्रम जो है वो चलेगा। अगला देखते हैं 18 प्रश्न कि समस्या समाधान का पहला चरण जो है वो कौन सा है। समस्या की पहचान करना, परिकल्पना जो है उसका परीक्षण या फिर परिकल्पना का निर्माण या फिर आंकड़ा संग्रहण। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बताइए इन चार ऑप्शन में से समस्या समाधान का पहला चरण जो है वो कौन सा है। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि समस्या को सबसे पहले पहचानना। तो समस्या की पहचान या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम आपका जो है यहाँ पर जो है वो सही होगा। बाकी इसके क्रम होते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि समस्या का चयन करना या समस्या का चयन करना या विद्यार्थियों को समस्या बताना, फिर उसके बाद समस्या के कारण जो है मूल कारण का पता लगाना, फिर समस्या से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो एकत्रित करना, लेखा जोखा करना, फिर समस्या का जो समाधान है वो ढूंढना और फिर आपका जो समाधान है उसका व्यवहारिक प्रयोग करना। इस टाइप से चरण चलते हैं। 19 प्रश्न आपका कि बालकों का अधिगम सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है जब बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक मनोचालक जो पक्ष है उसका विकास होगा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। तो ये तो आपका डायरेक्ट ही गलत है। फिर आपका जो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया है उसमें आगे होकर बालकों को ही निष्क्रिय रखेगा, बिल्कुल गलत है। पढ़ने लिखने और गणितीय जो कुशलताएं हैं उस पर ही बल होगा, बाकी नहीं होगा, ये भी गलत है। अभी मैंने बताया था कि जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनको भी शामिल किया जाता है। तो ए वाला ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि बालकों का अधिगम सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है जब बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोचालक जो पक्ष है उसका जो है वो विकास होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 20
कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान जो है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, तैयारी या फिर सामान्यीकरण? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका सामान्यीकरण यहाँ पर जो है वो सही होगा, जिसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण जो है इसमें मूर्त और जो विशिष्ट उदाहरण है वो प्रस्तुत किए जाते हैं और इसी पर आधारित या इसके आधार पर बच्चे क्या करते हैं, व्यापीकरण या सामान्यीकरण करना जो है वो सीख जाते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 21 कि इनमें से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि एसआर थ्योरी, सूझ का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत? तो आंसर की बात करते हैं तो किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आपका जो है वो सही होगा। किसने दिया था? स्किनर ने जो है वो दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं आपका कि इनमें से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग जो है वो नहीं है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था या फिर आंत प्रज्ञ अवस्था? हिंदी के कभी टर्म्स आपको ना समझ में आए, सदैव इंग्लिश को देखा करिए, क्योंकि कई बार इंग्लिश के जो टर्म है वो काफी इजी होते हैं आपको समझ, कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा हो तो उसको समझने के लिए। आंसर की बात करते हैं आपका इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका आंसर यहाँ पर आंत प्रज्ञ अवस्था जो है सही होगा। जो ब्रूनर थे इनके संज्ञानात्मक जो विकास सिद्धांत है उसमें आपका जो है ये नहीं आता है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें आपकी कौन-कौन सी अवस्था है? तो क्रियात्मक अवस्था है, जिसे हम कहते हैं इनएक्टिव स्टेज, संकेतात्मक अवस्था है जिसको हम कहते हैं सिंबॉलिक स्टेज या भाषा आधारित होती है। इसमें जो संकेतात्मक अवस्था होती है ना, इसमें अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास होता है। अमूर्त मतलब जो चीज़ सामने आपके ना दिखाई दे। और प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो है ये आपकी चित्र आधारित होती है, जिसको हम आइकॉनिक स्टेज जो है वो कहते हैं। मानसिक जो प्रतिबिंब है उसके द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचती है। इसमें बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से जो है वो सीखता है। और जो पहली वाली थी क्रियात्मक अवस्था, इसमें जो बच्चा है, बालक है, वो भौतिक वस्तुओं से क्रिया करता है, उसके जो प्रभाव है उससे सीखता है। बालक क्रिया करके संज्ञान लेने का प्रयास करता है, जैसे हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना, वो सारी चीजें। अगला प्रश्न है कि मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के जो शिक्षण प्रतिमान है उसमें 5 पदों का वर्णन जो है वो किया है। वे यहाँ पर दे रखे हैं, आपको बताना है कि सीक्वेंस इनका करेक्ट कौन सा होगा। प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था या फिर आत्मीकरण, और लास्ट है आपका, यानी आत्मीकरण या वाचन इसी का नाम है। इंग्लिश के भी नाम आप देख लीजिएगा और क्रम बताइए कि मॉरिसस मॉरिसन जो है उन्होंने जो ये दिए आपके चरण, इनका सही क्रम क्या होगा। और बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिभान थे, तो सबसे पहले इसमें आता है आपका खोज, यानी कि सेकंड वाला नंबर, एक्सप्लोरेशन। फिर दूसरा है आपका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। फिर आपका ये जो है ये पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है। तीसरा आपका है आत्मीकरण, जिसे कहते हैं एसिमिलेशन, तीसरा नंबर। और आपका फिर आता है संगठन, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये आपका आएगा चौथा। और लास्ट वाला वाचन या अभिव्यक्तिकरण, तो रेसिटेशन जो है ये आपके सबसे लास्ट में आएगा। तो इस टाइप से आपका ये सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन में अगर बात करें आंसर, तो आपका देखिए सबसे पहले आपका 2 आ रहा है, फिर उसके बाद 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 24 प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित जो है वो नहीं है? अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, बोध, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, ज्ञान, अनुमूल्यन, वैल्यूइंग? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर अनुमूल्यन जो है वो सही होगा, जो कि आप क्या कहेंगे, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं आपका 25, इनमें से कौन सा अधिगम का वक्र जो है वो नहीं है? मिश्रित, लंबवत, उन्नतोदर,
जिसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं, उत्तल भी कहते हैं, नतोदर यानी कि कॉनकेव। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो अधिगम का वक्र नहीं है। अधिगम वक्र होते हैं 4 टाइप के। पहला होता है आपका सरल रेखीय वक्र, इस टाइप से होता है, सीधे सीधे आपको लाइन देखने को मिलती है, इसको ही हम उन्नतोदर वक्र भी कहते हैं। फिर आपका दूसरा जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं नतोदर अधिगम वक्र। उसमें क्या होता है, ये जो लाइन सीधी सी गई है ये थोड़ा सा आगे जाके झुक जाती है, कुछ इस टाइप से। ये होता है आपका नतोदर वक्र। फिर आप, नहीं पहला वाला मैंने शायद इसी में मिक्स कर दिया। देखिए जो सबसे पहला होता है, यहाँ साइड में लिखते हैं, पहला होता है सरल रेखीय जिसमें सीधी सीधी लाइन होती है, ये होता है पहला। फिर आपका जो दूसरा होता है, इसमें आपका इस टाइप से लाइन होती है, इसको हम कहते हैं उन्नतोदर वक्र। ये जो वक्र होता है इसमें सीखने की जो गति होती है स्टार्टिंग में आपकी तीव्र होती है, और फिर धीरे धीरे जो उच्चतम बिंदु है वहां पर पहुंचने के बाद सीखने की जो गति होती है वो मंद शुरू हो जाती है, इसलिए ये ग्राफ ऐसे जाके आगे जाके नीचे गिरने लगता है। तो इसको कहते हैं उन्नतोदर वक्र। फिर आपका तीसरा नंबर पे जो आता है वो होता है आपका नतोदर अधिगम वक्र। इसमें क्या होता है, इस अधिगम वक्र का जो स्टार्ट होता है उसमें सीखने की गति मंद हो जाती है, ऐसे जाके थोड़ा सा नीचे झुक जाता है। उसके पश्चात धीरे धीरे सीखने की गति तीव्र होने लगती है, तो ऐसे उड़ जाता है। तो इस टाइप की आपको देखने को मिलता है। ये उच्चतम स्तर की ओर बढ़ता है, और सीखने का ये जो प्रकार होता है इसको हम कहते हैं नतोदर अधिगम वक्र। और जो चौथा और लास्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित। चौथा आपका क्या होता है, मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें सारी चीज देखने को मिलती है, तो इस टाइप से कुछ जिगजैग पोजीशन होती है जिसमें आपको उन्नतोदर और नतोदर दोनों प्रकार के अधिगम वक्र जो है वो देखने को मिलते हैं। तो पहला सरल रेखी यानी सीधी। अच्छा, सरल रेखी में क्या होता है, उसमें अधिगम की गति एक समान रहती है, अधिगम एकदम समान है, इसीलिए सीधी रेखा से दर्शाते हैं। यहाँ पर आपका कौन सा पूछा गया था, अधिगम का वक्र नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, लंबवत जो है वो नहीं है। बाकी मिश्रित भी होता है, उन्नतोदर भी होता है, नतोदर भी होता है। और जो नहीं दिया है वो यहाँ पर कौन सा नहीं दिया है, तो आपका सरल वाला नहीं दिया है, सरल रेखी वाला जो है वो नहीं दिया है। 26 प्रश्न है, सुमेलित आपको करना है। एनिमल इंटेलिजेंस और पुनर्बलन की अनुसूची, सारगर्भिता जो है उसका नियम, और अनुकूलन, और सामने उनके नाम दिए हुए हैं, मिलान कितना है, बताइए कौन सा किससे जो है वो मैच होगा। तो जो एनिमल इंटेलिजेंस है वो आपका थांडाइक जो है थर्ड वाले से मैच हो जाएगा। फिर पुनर्बलन की जो अनुसूची है वो आपकी स्किनर से संबंधित है, तो आपका ये जो है फोर्थ वाले से मैच हो जाएगा। फिर आपका जो सारगर्भिता है ये वाला जो है वो मैच हो जाएगा आपका गेस्टाल्ट से, जो कि आपको स्टार्टिंग में दे रखा था। और अनुकूलन जो है आपका वो संबंधित हो जाएगा पियाजे से, तो आपका ये पियाजे से संबंधित हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका क्रम चलेगा। इसमें देखेंगे तो आपका सी वाला ऑप्शन होगा, थर्ड जो है सबसे पहले हमने मिलाया था, उसके बाद हमने फोर्थ को मिलाया, फिर उसके बाद फर्स्ट को, और लास्ट में जो है आपका सेकंड को। इस टाइप से आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 27 प्रश्न आपका है, विकास जो है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो आपको बताना है ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या फिर अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो क्लियर तरीके से लिख रहा है, कभी ना समाप्त है होने वाली जब हम कोई बात करते हैं तो क्या कहते हैं, वो कंटिन्यूअस है या निरंतर है, तो आपका निरंतरता का सिद्धांत ही यहाँ पर जो है वो सही होगा, सी वाला ऑप्शन। 28 प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन है जिससे शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है, तो बताइए 25, 52, 22 या 86, कौन सा संविधान संशोधन आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि 86वां संविधान संशोधन जो है ये भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया, संबंधित है 21A से, किस अनुच्छेद से, 21A से। और 21A जो है ये आपका संबंधित है शिक्षा के अधिकार से, 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा है वो उपलब्ध कराने से संबंधित है। एक अनुच्छेद आपका 45 है, वो आपका 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी शुरुआती देखभाल और उनकी जो शिक्षा की व्यवस्था है उससे संबंधित है। 29 प्रश्न सेकंड लास्ट है इस वीडियो का, और
टोटल 30 प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न तक हम पूरे देखेंगे और 31 वाला जो प्रश्न है वो हम आपसे पूछेंगे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो कौन थे? अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन, विलियम जेम्स या फिर मैकडूगल। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? अभिप्रेरणा जो है उसके मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका मैकडूगल जो है वो सही हो जाएगा। मानव व्यवहार को मूल प्रवृत्तियों के द्वारा अभिप्रेरित होने का जो प्रत्यय है वो किसने दिया था? तो वो आप कहेंगे दिया था विलियम जेम्स ने। परंतु मूल जो प्रवृत्ति है उस पर आधारित अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया था? जब ये पूछा जाएगा तब आप कहेंगे मैकडूगल ने। तो यही आपका सही होगा, 1980 में जो है वो दिया था। अगला देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। अच्छा, जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। जो मूल प्रवृत्तियां यहाँ पर है ना, तो इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कौन सी मूल प्रवृत्ति है और कौन से संवेग है। टोटल 14 जो है इनका पूछने का जो तरीका है वो इस टाइप से ही होता है कि इनमें से कौन सी संवेग है या नहीं है, तो वो पूरी लिस्ट होती है। देखते हैं अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल जो है वो कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, बाल्यावस्था को या फिर प्रौढ़ावस्था को या फिर किशोरावस्था को या फिर शैशवावस्था को। साथ ही साथ वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी श्रीहट्टा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो कॉल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास को जो संवेगात्मक विकास का जो अनोखा काल है वो कहा है बाल्यावस्था को। तो आपका आंसर यहाँ पर बाल्यावस्था, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न। इसके बाद के जो प्रश्न होंगे वो हिंदी के कराएंगे, क्योंकि हिंदी में ऐसा है कि प्रैक्टिस हम करेंगे डायरेक्ट प्रश्नों की। तो पहले तो प्रीवियस ईयर है, उसके अलावा प्रैक्टिस सेट के जरिए भी हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रश्न आपका 2020 के पेपर में ही पूछा गया था। आंसर हम इसका जो है नेक्स्ट वाली क्लास में बताएंगे कि आबिती शब्द में कौन सा समास है। ये आपके लिए प्रश्न है। ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है दिग्गु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास और डी ऑप्शन है कर्मधारय समास। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।